स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का चैप्टर 30 और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल नंबर 4, जिसमें आपने जो कमेंट किया था हमें कि एग्जांपल 4 में आपको डाउट है जिस तरीके से। तो स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल 4 में आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 1000 और इसमें दिया हुआ है आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। देखिए बच्चों, इस टोटल 1000 स्टूडेंट्स में आपको 430 जो हैं वो गर्ल्स हैं, और जब आप 1000 में से 430 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 570, जो कि आपका नंबर ऑफ बॉयज होगा। क्लियर है? इसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। स्टूडेंट, इसमें ये दिया हुआ है कि जो ये 430 गर्ल्स हैं, इसमें से जो 10% गर्ल्स हैं वो आपकी स्टडी करती हैं इन क्लास 12 में। ये इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि आप 430 का 10% फाइंड आउट करोगे तो 43 गर्ल्स आ जाएंगी, और ये 43 गर्ल्स आपकी स्टडी, मतलब ये स्टडी करती हैं इन क्लास 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आपको ये पहले से कंडीशन दे रखी है कि जो आपने स्टूडेंट सिलेक्ट किया हुआ है वो गर्ल्स है, जिस तरीके से आप जानते हो कि हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग ये लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें अपने ई और एफ इवेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने ई इवेंट लेट कर लिया और एफ इवेंट लेट कर लिया। और ये जो इवेंट ई है, जो इवेंट एफ होता है वो स्टूडेंट हमें पहले से दिया हुआ होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। स्टूडेंट इज ए गर्ल। और जो ई स्टूडेंट है, जो ई इवेंट है स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट जो सेलेक्ट किया जा रहा है इसमें वो क्लास 12 का होना चाहिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। देखिए, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रोबेबिलिटी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच हम लोगों को क्वेश्चन को फील करने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगता है। हमें कॉन्सेप्ट को पहले समझना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें उसका एक ट्री डायग्राम तैयार करना है अपने माइंड सेट में, और तब हमें उस क्वेश्चन को आंसर देना है। तो स्टूडेंट, जो हमारा ई इवेंट होता है वो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो होता है, और जो इवेंट एफ होता है वो जो हमारा ऑलरेडी गिवन होता है, जिसका अकरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, गिवन आउट इवेंट होता है। तो ई में लिया गया है जो स्टूडेंट 12th से पढ़ने वाला है, और एफ में लिया गया है कि स्टूडेंट आपका गर्ल है। तो आप ये बताइए कि आपके स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए, हमारा ये जो इवेंट हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम ई में लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि स्टूडेंट क्लास 12th का होना चाहिए, और जो इवेंट हमें गिवन होता है उसे उसमें दिया हुआ है स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करोगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है एक ऐसा इसमें मिसलिनियस जो कि ई और एफ दोनों में मोस्ट ऑफ कॉमन हो। तो देखिए, ई आपका बोल रहा है कि 12th क्लास का स्टूडेंट, और एफ बोल रहा है कि वो गर्ल्स। तो आप इस अपने पूरे मैप में देखिए, 12th क्लास का और गर्ल्स का होना, यानी कि आप सबसे पहले देखोगे कि आपके 1000 स्टूडेंट हैं और आपको गर्ल्स को लेना है, इसलिए आप इस वाली सीरीज में जाओगे। अब इस सीरीज में जाके आपने क्या देखा कि 430 में से ये 10% ऐसी थी गर्ल्स जो कि 12th क्लास में है।
तो इस 430 का 12% निकाला तो ये 43 निकल के आया। अब ये 43 वो गर्ल्स हैं जो कि क्लास 12th में है, और बाकी की गर्ल्स जो है आपकी वो अदर क्लासेस में है, ठीक है। तो ये जो 43 है, यही 43 क्या हो गया, ये 43 हो गया आपका 43 गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। तो यही आपका वो कॉमन है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। तो इसका नंबर दे रखा है 43 और आपका टोटल सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 1000 है। तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 43 अपॉन 1000। जब आप इसको यहाँ पे रखते हो 43 अपॉन 1000 को, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आपका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। एफ क्या है आपका, स्टूडेंट इज ए गर्ल, और यहाँ से देखेंगे कि आप गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो गर्ल्स आपकी 430 है और टोटल है आपकी 1000। तो ये 430 बाई 1000 हो गया, यहाँ पे रखोगे आप 430 बाई 1000, 1000 से 1000 कैंसिल होगा तो 43 बाई 430, और जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो 1/10। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। स्टूडेंट देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो एग्जांपल था, आपका जो डाउट एग्जांपल था वो है आपका एग्जांपल 7। जिस तरीके से कि आपने बताया था कि सर कुछ डाउट्स डिस्कस करिए इस प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज से। तो इस पार्ट 1 में हम लोग जो बात करेंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, MTOP जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, और आपका इसमें था इंडिपेंडेंट इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है और बेस थ्योरम। इस 3 टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एग्जांपल जो 7 था एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। सबसे पहले ना आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, टॉसिंग ए कॉइन। तो स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए, जब आप एक टॉस करोगे कॉइन को तो आपका जो सैंपल स्पेस आएगा वो हेड और टेल आएगा, क्लियर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है इफ द कॉइन शो हेड, अगर इसमें इसके सैंपल स्पेस में अगर हेड आता है तो इसमें क्या होता है, टॉस इट अगेन। उसके बाद हम इस कॉइन को अगेन टॉस करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसको अगेन टॉस करेंगे इस एच के साथ, तो आपका जो सैंपल स्पेस होगा वो HH और HT होगा। इसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, इफ इट शो टेल, और अगर स्टूडेंट इसमें टेल आता है, मतलब जब हेड आएगा तो हम उसको हेड और टेल के लिए अगेन टॉस करेंगे। तो हेड में से आपका सैंपल स्पेस हेड हेड या हेड टेल होगा, ठीक है। और अगर उसमें टेल आएगा तो उसमें क्या होता है, इट डाई इज थ्रो। तो उसके बाद आप एक डाई को थ्रो करोगे तो डाई का सैंपल स्पेस जो होता है वो 1 to 6 होता है, क्योंकि आप टेल के साथ कर रहे हो तो इसलिए आपका हो जाएगा टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, इस तरीके से। और आपका जो कंबाइंड सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ वो बनेगा HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, फाइंड द, जैसे ही आपको फाइंड मिलता है, आप सपोज कर लीजिए कि वो आपका जो इवेंट है वो लेट कर लो उसे कि वो आपका इवेंट E है। इसमें आगे है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। स्टूडेंट जो इवेंट E में लिया हुआ है उसमें लिया हुआ है डाई शो द नंबर, डाई शो द नंबर ग्रेटर देन 4। इसमें आपको 4 से बड़े नंबर्स को लेना है इवेंट E में। तो आप इसका सैंपल स्पेस बना लो, इवेंट E का क्या बनेगा, 4 से बड़े नंबर। तो ये तो आपका ये T5 और T6 इसमें मोस्ट होंगे, क्योंकि आपका जो डाई का कॉन्सेप्ट है वो T1 से लेकर T6 तक है, और इन T1 से लेकर T6 तक आपको 4 से बड़े डाई को स्वैप करना है, तो वो T5 और T6 ही होगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है given that there is at least one tab। आपका जो इवेंट F है, देखो जो गिवन होता है उसे हम ऑलवेज F लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एटलीस्ट वन टेल।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्रोबेबिलिटी की बाकी वीडियोस में कि जो एटलीस्ट वन टेल होता है, एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कम से कम एक टेल, आपको कम से कम एक टेल तो लेना ही है, बट उसके मोर देन का कोई वैलिडेशन नहीं है, आप मोर देन वन भी ले सकते हो। तो आपका ये इसमें एक भी टेल नहीं है तो आप इसे नहीं लोगे, इसमें आपका वन टेल है तो ये आ जाएगा, इसमें भी आपका वन टेल है, ये आ जाएगा टेल 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे इवेंट आएंगे क्योंकि इन सब में कम से कम एक टेल तो प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट आपको इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी थी और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो केस होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखिए आपको सबसे पहले जो आपको रिकमेंड है वो ई इंटरसेक्शन एफ है, तो आप एक साइड में ई इंटरसेक्शन एफ बना लो। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो कि ई में भी हों और एफ में भी हों, मोस्ट कॉमन हो। तो ई और एफ को जब आप देखते हो तो T5 और T6 ये जो इवेंट है ये इसका सबसेट है, तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो ये ई सेल्फ होगा, तो ये इसमें आ जाएगा T5 एंड T6। अब स्टूडेंट अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस क्वेश्चन प्रोसेस इज यूनिक। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, क्योंकि इसमें कॉइन और डाइस का सैंपल स्पेस मिक्सअप हो रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको इन्हें पार्टिकुलर अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 अलग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 अलग। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 आपको T का और 5 का दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग कंसीडर करना है। तो T इज रिप्रेजेंट टू टेल, और आप जानते हो कि कॉइन के अंदर टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 एंड 5 इज द इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाई। 5 का जो प्रोबेबिलिटी होता है डाई के अंदर, जब आप डाई को टॉस करते हो तो वो होता है आपका 1/6, बिकॉज आपका जो 5 होता है वो वन टाइम आता है। ऐसे ही सेम इधर टेल का हो जाएगा 1/2 एंड 6 का हो जाएगा 1/6। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 1/12 प्लस 1/12 एंड दिस इज 2/12 ऑन, इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये 1/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन एफ आ चुका है 1/6। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए एफ जो इवेंट है वो आपका ये है, और यहां से लेकर के यहां तक इसमें आपके एलिमेंट आए हुए हैं, तो इन सब का प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो आप जानते हो कि आपका टेल और कॉइन का जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/12 ये 1/12 ये 1/12 ये 1/12 ये ऐसे ही यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 केसेस तो आपके टेल एंड कॉइन के हो गए, तो इसलिए 6 इंटू 1/12 आपका इसलिए आएगा, प्लस एक केस आपका हेड टेल का हो गया, तो हेड के लिए 1/2 और टेल के लिए 1/2, और 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब आप 6 से आप 12 को कट आउट करोगे तो 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम आएगा आपका 4, ये 2 प्लस 1, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 3/4। और जब आप यहाँ पे 3/4 लोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का थर्ड से, ये हो जाएगा 4/18। और जब स्टूडेंट आप इसको कट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपका आंसर आएगा 2/9। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका एग्जांपल 13 है जिसमें दिया हुआ है प्रूव दैट इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बच्चों इसमें दो इवेंट है E और F, और इसमें दिया हुआ है कि E और F आपके जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसा कि आप जानते हो कि जो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो उसमें आपका केस क्या होता है, उसमें केस होता है E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये चीज आपकी गिवन है। अब आगे आपको सो दैट करना है, या फिर आपको देन सो आर द इवेंट E एंड F नॉट। अगर E और F दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो E एंड F नॉट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि E एंड F नॉट आपके क्या हैं, इनके बारे में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एंड रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को, तो इसका मतलब है E इंटरसेक्शन F नॉट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये भी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया है हेल्प के लिए। देखिए
ये वाला जो इवेंट है रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, होल इवेंट, और ये वाला जो इवेंट है होल सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा इनका दोनों का जो कॉमन होगा, मोस्ट ऑफ कॉमन इन बोथ ई एंड एफ इज कॉल्ड ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, देखिए ये जो है ये आपका ई था, अब ई में से आपका ये वाला पार्ट हट गया, यानी एफ का वो पार्ट जो ई के अंदर कॉमन था वो हटा दिया है हमने, तो इसका मतलब ई तो है बट एफ नहीं है, तो इसका मतलब ये ई इंटरसेक्शन एफ नॉट हो गया। और ठीक है ऐसे ही इसमें ये आपका एफ तो है बट इसमें से वो पार्ट जो कुछ ई में कॉमन था उसको हटा दिया गया है, मतलब ये आपका एफ तो है, एफ इंटरसेक्शन ई नॉट, बट ई नहीं है इसमें, जो इवेंट जो ई में भी कॉमन है वो इवेंट इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आपको तीनों रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं। देखिए बच्चों आप इसमें एक चीज तो समझ ही चुके हैं कि ये ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट एंड और जो ये ई इंटरसेक्शन एफ, ये बिल्कुल यूनिक है, दोनों के दोनों क्या है, आर डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जब जिनमें दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं होता, क्योंकि अब हमने बिल्कुल अलग कर दिया ना, ये हो गया आपका ई एंड एफ नॉट, ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए ना, इसमें तो वो इवेंट भी आ रहे हैं जो एफ में, बट इसमें ऐसा एफ का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों इवेंट क्या है, डिसजॉइंट सेट है, आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं है और ये दोनों आपस में म्यूचुअली है। और स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर दो इवेंट आपस में म्यूचुअली होते हैं तो फिर उनके बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, उनमें आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। ये फाई, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इसी चीज को प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड करेंगे तो ये आपका फाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो, ठीक है ना। और एक चीज आप देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको ई इंटरसेक्शन एफ नॉट को, क्योंकि मुझे इसी के बारे में बात करनी थी, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट के बारे में, इसलिए मुझे ये देना पड़ रहा है। अब अगर मैं इस ई इंटरसेक्शन और एफ नॉट को और इस ई इंटरसेक्शन एफ को, इन दोनों को जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ नॉट को जोड़ने का मतलब है उनको इंक्लूड कर देना, यूनियन कर दूं किसके साथ, ई इंटरसेक्शन एफ के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, कंप्लीटली हमें ई फाइंड आउट हो जाएगा। और जब हम बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लेंगे इस केस में, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, इधर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इधर देखिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनेगा, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो कि क्या दे रखा है पहले से ही हमको, जीरो, तो इसलिए हम उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसकल टू आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो स्टूडेंट जब आप यहाँ से जीरो को माइनस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये। अब इसके बारे में तो आप जानते हो, ये क्या है, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, प्रोबेबिलिटी, इधर देखिए। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको ये फाइंड आउट, इसके बारे में आपको टॉक अबाउट दिया हुआ था कि आप इसमें ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में, एफ नॉट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अब ये केस आ गया है, अब आप इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका पार्टिकुलर इधर आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू ये वाला जो प्लस का कॉन्सेप्ट है, जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसके बारे में आपको पहले दिया हुआ था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और स्टूडेंट इन दोनों में से आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका कॉमन है, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू, जब आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का नॉट माइनस करोगे, नॉट नहीं ट्रू इवेंट आएगा एफ,
जब आप 1 में से इस f के ट्रू इवेंट को माइनस करोगे तो ये तब बनेगा आपका f नॉट। तो इस तरीके से आपका ये E इंटरसेक्शन f नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f नॉट आ गया है। और जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कह सकते हैं, यस आपका E एंड जो f नॉट है, E एंड f नॉट क्या हो गई, आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही तो हुआ है इनके इंटरसेक्शन का। और जब हमारा दो इवेंट्स के बीच में इंटरसेक्शन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है तो हमारे इवेंट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो इसमें अगर E और F इंडिपेंडेंट होंगे तो E एंड F नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे एंड F एंड E नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो नोट द वीडियो इन योर नोटबुक। देखिए बच्चों, ये आपका एग्जांपल नंबर 14 है, जिसमें दिया हुआ है इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इट मींस A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और जब आपके A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये आपका गिवन है बिकॉज ऑफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अब आगे क्या दिया हुआ है, अगर दो इंडिपेंडेंट केस गिवन है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B का मतलब होता है स्टूडेंट यूनियन, A एंड B का यूनियन, A और B के बीच में एटलीस्ट वन ऑफ, यानी कि उनमें जो कंबाइंड प्रोसेस है उनका, उसके बारे में बात करी गई है। तो इसका मतलब A और B के यूनियन के बारे में ये आपको टॉक अबाउट कह रहा है कि आप A यूनियन B के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इज गिवन बाय दिस। आपको A यूनियन B को ये प्रूफ करके लाना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट के इक्वल होगा। ये आपका सो दैट है, यानी ये आपको प्रूफ करके लाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं इनका जो सम फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब स्टूडेंट इसमें हमको जो कि पता है कि A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इस तरीके से आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस इसमें इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B मोस्ट ऑफ कॉमन है, तो आप इसको यहाँ से कॉमन कर दीजिए। जब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1, ये माइनस, और जब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉमन होगा तो अंदर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो स्टूडेंट ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू, क्योंकि इनके बीच में आपस में कुछ नहीं है तो यहाँ पे इनटू होगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमें प्रूफ आउट करना है उसमें दोनों ही इवेंट नॉट फॉर्म में दिए गए हैं। तो हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है हम इसको A नॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट प्लस ये जो बच रहा है उसको आप ऐसे ही रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट। अब स्टूडेंट अब आप देखिए आपकी इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट कॉमन है। ये आपका इसमें यहाँ पे वैल्यू लगाइए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो यहाँ से आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट कॉमन ले लिया माइनस की, तो जब आप इससे यहाँ पे डिवाइड दोगे तो ये 1 आएगा। अब माइनस से जब आप प्लस में डिवाइड करोगे तो ये माइनस आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट आपका कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। B नॉट नहीं बचेगा, ओनली B बचेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट किसका फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये प्रूफ निकल के आ जाएगा जो कि आपको करना था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। ये किसकी इक्वल टू में आ गया, जो कि आपका स्टार्टिंग से ही चला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, आपका NCERT से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस।
तो स्टूडेंट इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका 3 बार आपको एक डाई को टॉस आउट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सैंपल स्पेस में आपके नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216 एलिमेंट यानी 216 एलिमेंट इस सैंपल स्पेस के अंदर इसके अंदर मौजूद होंगे इस एक्सपेरिमेंट के। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो लगभग ऐसे 1 1 1 1 1 2 इस तरीके से चलेगा, और जो इसका लास्ट होगा वो 6 6 और 6 पे होगा, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है, इसको सारे को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसके जनरल फैमिली से इसको पढ़ सकते हैं, इसका जनरल कॉन्सेप्ट यूज करके। तो इसमें आपको बताना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। आपको ये जो इसके जो 216 एलिमेंट इसके अंदर हैं, इनमें से आपको उन एलिमेंटों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनमें कम से कम एक ऑड नंबर आया हुआ है, यानी कि इसके जो 3 प्लेसेस हैं इनमें से कम एक डिजिट पे कम से कम ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्टूडेंट इस तरीके से इसका एक टेबल तैयार कर लो। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑड डिजिट और यहाँ पे आप लिख लीजिए इवन डिजिट। तो स्टूडेंट इसमें आपके तीन जो कि स्पेस होंगे, एक बार में जब आप इसको टॉस करेंगे तो एक बार में आपको उसके 3 स्पेस दिखाई देंगे, जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि आपने इसको 3 बार टॉस किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक तैयार कर लिए। अब देखिए आपको इसमें जो आपको बताना था, फाइंड आउट जो करना था, वो एटलीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार आपका ऑड नंबर आना ही चाहिए, कम से कम एक बार तो आपको इसमें ऑड नंबर लेना ही है। तो सपोज करो कि आपका ऑड नंबर है जो कि 1 है, तो क्योंकि आप जानते हो कि इसमें 3 स्पेस है, तो बाकी के 2 स्पेस पे क्या आया होगा स्टूडेंट, इवन डिजिट आया होगा, है ना, क्योंकि एटलीस्ट लगा हुआ है। तो एटलीस्ट में आप ना जो आपको दे रखा है उसका उतना तो लेना ही है, उससे अबव भी ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते। तो आपका 1 अगर आया होगा तो हो सकता है कि आपके ऑड नंबर 2, तो उस केस में आपका इवन नंबर कितना होगा, 1। और स्टूडेंट हो सकता है कि आपके तीनों प्लेसों पे क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उस केस में आपका इवन नंबर कितना होगा, 0 होगा। देखो 0 तो ऑड नंबर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें एटलीस्ट वंस दिया है इसलिए ऑड नंबर के तीनों डिजिट्स पे 0 आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप जानते हो। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड डिजिट, देखिए जब आप एक डाइस को टॉस करते हो तो वहां पे आपके जो सैंपल स्पेस होता है वो 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो उन 6 डिजिट में से जो ऑड डिजिट की प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से 3 डिजिट आपकी ऑड डिजिट होती हैं, तो इसलिए आपकी जो ऑड डिजिट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 3/6 होती है, जिसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डिजिट है ये भी आपकी 3/6 होती है, जो कि 2 4 और 6 होते हैं। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 केस बन रहे हैं, ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है और ये आपका केस 3। 3 केस 3 तरह से आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपका नंबर ऑफ ऑड डिजिट 1 होगा, जब नंबर ऑफ ऑड डिजिट 2 होगा एंड 3 होगा। तो जब आप इसको देखो, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसका मतलब है आपके जो 3 स्पेस हैं इसमें आपका जो ऑड डिजिट है वो यहाँ पे मान लो ऑड है, ऑड, और इसमें आपका इवन है और इसमें आपका इवन है ना। तो इसके साथ साथ इसमें आपका ऑड डिजिट जरूरी थोड़ी है यहाँ पे आया हो, बीच में भी तो आ सकता है, यानी इस तरीके से मान लो आपका यहाँ पे इवन है और यहाँ पे इवन है और यहाँ पे ऑड है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट में इवन आया हो, सेकंड में इवन आया हो और थर्ड में ऑड आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना। इस तीनों ही केसेस में आपका नंबर ऑफ ऑड डिजिट 1 है। देखो यहाँ पे ऑड 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से आप जब इन तीनों केसों को लिखोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये आपका फर्स्ट केस हो गया इसका। उसके बाद ऐसे ही सेम यहाँ पे 1/2 एंड 1/2, ऐसे ही आपका ये वाला केस, तो इसमें भी इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस वाले इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इस वाले ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो स्टूडेंट जब आप इन तीनों केसों को लोगे तो इस फर्स्ट केस की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी ये 1/8 प्लस ये 1/8 प्लस ये 1/8, तो इस तरीके से ये आ जाएगी आपकी 3/8। 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑन द केस। सेम एज हियर, जब आप यहाँ पे
केस 2 लोगे, जो कि आपका जो केस 2 है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 कितनी आ रही थी, 3/8। अब हम निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 के लिए। तो सेकंड केस में जो आपका फोर्थ डिजिट है वो 2 है और इवन डिजिट 1 है, इसका मतलब है ऑड ऑड इवन ये वाला केस हो सकता है, या फिर इवन ऑड ऑड ये वाला केस हो सकता है, या फिर ऑड इवन ऑड ये वाला केस हो सकता है। इस केस में आपके देखो नंबर ऑफ ऑड डिजिट 2 है और इवन 1 है कि नहीं। तो ऐसे ही इसका भी 1/8 आएगा, जब आप 1/2 1/2 1/2 करोगे, इसका भी 1/8 आएगा और इसका भी 1/8 आएगा। और जब आप इन तीनों को मिसलिनियस करोगे, ऐड करोगे, तो इसका आ जाएगा 3/8। और सिमिलरली जब आप इसका थर्ड केस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस थर्ड, तो उसमें भी आपका 3/8 केस बनेगा, ठीक है। और आपके सारे तीनों केस हो चुके हैं। अब आपको इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 तीसरे को यस, क्योंकि इसमें जो तीसरा केस है वो आपका 0 है, इसको आपको करना होगा केस थर्ड को। इसमें दे रखा है नंबर ऑफ ऑड डिजिट आपके 3 हैं, यानी ऑड ऑड ऑड, तो इसमें इवन का तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। 1/2 इसका, 1/2 इसका और 1/2 इसका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ केस थर्ड ये हो जाएगा 1/8। और आप इन तीनों केसों को ऐड करेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो आपका जो ए है इवेंट, जिसमें आपको इसको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑड डिजिट एटलीस्ट वंस को, ये आपकी आ जाएगी 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7/8, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर डाउट सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। बच्चों इस 13.2 के क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। बच्चों इसमें दिया हुआ है कि कोई प्रॉब्लम है, अगर उसे ए सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, और अगर उसी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली बी सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इफ बोथ आर ट्राई टू प्रॉब्लम। देखो इसमें अगर आपको ए पता है तो आप यहाँ से ए नॉट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट होगा ये, 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किया तो आपका 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अगर ये दोनों बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। आपको केस, दो केसों में इस क्वेश्चन को ब्रेक किया हुआ है। पहला केस है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो बच्चों इसमें आपका जो पहला केस है, इसमें आपको जो प्रॉब्लम दी गई है ए और बी को, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आप इसमें क्या, आप ये इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो स्टूडेंट इसमें कई केस बनेंगे। देखिए जब दोनों के दोनों वर्क करते हैं तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम, हो सकता है ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, बी ने नहीं करी हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ने ही सारा काम वर्क कर दिया हो, बी को करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। प्लस या फिर स्टूडेंट हो सकता है कि आपने ए ने बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करी हो, सॉल्व बी ने ही सॉल्व कर दी हो। या स्टूडेंट हो सकता है कि ए और बी दोनों ने मिलकर के वर्क किया हो। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ना ए ने किया है ना बी ने किया है, क्योंकि जब दोनों ही वर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो इस तरीके से ये 3 केस बनेंगे, और इन 3 केसों में आप जानते हो दोनों के दोनों ये केसेस आपके इंडिपेंडेंट हैं। और इंडिपेंडेंट में जब हमने अभी एक एग्जांपल आपको वेन डायग्राम का कराया था, तब हमने बताया था कि अगर नॉट का केस भी होता है तब भी हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो क्योंकि वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट की वैल्यू 2/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। और स्टूडेंट जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 6 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो 2, ये आपका 1 + 1 यानी कि ये हो गया 4/6। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी के निकल के आएगा 2/3। तो इस तरीके से ये इसका फर्स्ट केस हो गया है। और स्टूडेंट इसका जो सेकंड केस है उसमें आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर उन दोनों में से एक बार में किसी एक नए बंदे ने ही वर्क को किया है तो उसका केस क्या होगा। तो स्टूडेंट देखो इसमें तो ये वाला केस आ जाएंगे ना कि ए ने किया है तो बी ने नहीं किया है और बी ने किया है तो ए ने नहीं किया है। दोनों तो वर्क कर नहीं रहे हैं, अब सेपरेटली एक बंदा वर्क करता है तो एक नहीं करता है। तो इसमें ये दोनों वाले केस जो फर्स्ट के दो केस हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए नॉट, ये दो केस आ जाएंगे स्टूडेंट। तो इन दोनों केसों का जो प्रोबेबिलिटी था वो 1/3 और 1/6 था। इन दोनों केसों को जब आप ऐड करोगे तो आपका ये आएगा 6, ये 2 + 1 यानी कि 3/6। और जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो जाता है। इस पार्ट में हमने स्टूडेंट बात करी है एक्सरसाइज 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सरसाइज 13.2 MTOP इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। प्यारे बच्चों, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग बेस्ड थ्योरम के डाउट्स और उसके कुछ स्पेशल एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे अब आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हुए स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।